सही है। सही है। तो हम लोग प्लानिंग के क्वेश्चन के हवाले से बात कर रहे थे। ठीक है। देखो बेटा, प्लानिंग का जो क्वेश्चन है ना, प्लानिंग के क्वेश्चन जो है ये 6 मार्क का क्वेश्चन होता है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें एग्जामिनर 6 डिफरेंट पॉइंटर्स को ऑब्जर्व करता है। एग्जामिनर जो है वो 6 डिफरेंट पॉइंटर्स को ऑब्जर्व करता है, लुक आफ्टर करता है कि भाई 6 अलग अलग पॉइंट चाहिए उसे जिसके ऊपर वो मार्क दे सके। नंबर 1, सबसे पहली जो चीज होती है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तलाश करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल और एक चीज होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वो वेरिएबल होता है जो आप चेंज करते हो, आप कंट्रोल करते हो। और डिपेंडेंट वेरिएबल ये डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट के ऊपर, यानी इंडिपेंडेंट को आप चेंज करते हो और डिपेंडेंट जो है फिर उसी के हिसाब से चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम बात करें, हम नॉर्मल डेली लाइफ से, एक पंखा चल रहा है, उसका डिमर लगा हुआ है। ठीक है। और हम डिमर को क्या करते हैं, उस डिमर को हम ऑन कर देते हैं या उसको स्पीड अप कर देते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पंखा तेज चलता है और हमें सर्दी ज्यादा लगती है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, वो डिमर का हमारा ऑन करना या उसको तेज करना, और सर्दी का लगना क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। इसी तरीके से अगर मैं जो है उस डिमर को स्लो डाउन कर दूं, पंखे को स्लो डाउन कर दूं डिमर के जरिए से, तो सर्दी फिर मुझे कम लगेगी। तो क्या भाई, जो डिमर को कंट्रोल कर रहा हूँ, जो पंखे को कंट्रोल कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, तो वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और डिपेंडेंट क्या कर रहा है, उसी के रिस्पेक्ट से जो चीज चेंज हो रही है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे पास एक ये समझे कि एक पेपर है। ठीक है। या हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। ठीक है। एंड वी हैव टू सी कि उस कार्डबोर्ड से आवाज कितनी आती है। अब जितनी ज्यादा हम इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि जितनी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कार्डबोर्ड से, आवाज क्या उतनी जोर से आती है कि नहीं आती। तो जो कार्डबोर्ड के ऊपर हम हिट कर रहे हैं जितनी फोर्स से, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज वी आर कंट्रोलिंग दैट। और साउंड जो उससे निकल के आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी का साउंड है, कितना लाउड है, वो बेसिकली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो उस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है जितनी फोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दो चीजें होती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने का 1 मार्क। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने का 1 मार्क। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हाउ विल यू मेजर, हाउ विल यू मेजर, इसमें अपैरेटस क्या इस्तेमाल करोगे आप। ठीक है। इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल को हाउ विल यू मेजर, हाउ विल यू मेजर, और इसके अंदर अपैरेटस आप क्या इस्तेमाल करोगे। इस बात को लिखने का एक और मार्क। ठीक है। प्लानिंग के क्वेश्चन नंबर 6 के मार्क्स से डिस्ट्रीब्यूशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है। नंबर 2, ये दूसरा मार्क हो गया आपके सामने। नंबर 2, जो पॉइंटर आपने डिस्कस करना है वो है कि कंट्रोल वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स का मतलब है दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल दैट यू विल कीप कांस्टेंट, दैट यू विल कीप कांस्टेंट। ठीक है। ऐसे वेरिएबल जो कि आप कांस्टेंट रखेंगे, इस पे 1 मार्क मिलता है, इस पे 1 मार्क मिलता है। ठीक है। कभी कभार इस पे 1 मार्क मिलता है, कभी कभार इस पे 2 मार्क भी मिल जाते हैं। ओके, फाइन। नेक्स्ट, और इस पे भी कभी 1 मार्क मिलता है, कभी 2 मार्क, ज्यादातर इस पे 1 मार्क, और कभी हमारे पास इसके 2 मार्क्स भी मिलते हैं, क्योंकि हाउ विल यू मेजर दो तरह अलग अलग चीजें होती हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल वेरिएबल, उस पे 1 मार्क मिलता है, किन वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू सी के दो बकेट्स हैं। ठीक है। एक है मेरे पास डल ब्लैक, और एक है मेरे पास सिल्वर एंड शाइनी। ठीक है। दोनों सेम बकेट्स हैं, दोनों के अंदर पानी स्टोर कर रहा हूं मैं 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर। आई वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट which of them will cool faster, which of them
ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ देम विल कूल फास्टर, कौन सा जल्दी ठंडा होगा? नाउ, सिल्वर वाला या डल ब्लैक वाला, आई हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट। ए या बी? इसके लिए कंट्रोल वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा कलर, कलर चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से टेम्परेचर, ठंडा टाइम कितनी जल्दी ठंडा होगा वो देखेंगे। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल फिर क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कलर है, डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। और हाउ विल यू मेजर द लाइक टेम्परेचर? आप किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेजर करेंगे? अब यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेजर करने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो हम मेजर करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपके पास टाइम था, उसको कैसे मेजर करोगे? यूजिंग अ स्टॉप वॉच। ठीक है, तो ये आपने मेंशन करना होता है। कंट्रोल वेरिएबल क्या होंगे? कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर दोनों कंटेनर में सेम हो, दोनों कंटेनर का क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम हो, ये कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। अमाउंट ऑफ वाटर जो दोनों में डाल ले वो सेम हो, सरफेस एरिया जो दोनों कंटेनर्स का हो वो सेम हो, दोनों लाइक कंटेनर्स हो, अनलाइक कंटेनर्स ना हो, ये कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स देता हुआ चल रहा हूँ। नंबर थ्री, कंट्रोल वेरिएबल्स के बाद जो हम हमारे 3 मार्क्स हो गए, हमारे पास जो चीज होती है वो होती है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, बेटा डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है हम लोग इस बात को शो करते हैं कि हमारा डेटा किस तरह नोट होगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, आप एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, इसको नॉर्मली जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वो टेबल फॉर्म में होता है। उसके अंदर क्वांटिटी नंबर 1 लिखते हैं, जो भी आपकी क्वांटिटी होती है उसका यूनिट आता है यहाँ पे। क्वांटिटी नंबर 2, जो भी क्वांटिटी होता है उसका यूनिट आता है यहाँ पे। इस तरीके से होता है, क्वांटिटी नंबर 1, क्वांटिटी नंबर 2, जर्नली ये टेबल इस्तेमाल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं, और वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन एक्चुअली, हम कोई फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन ये दो तो मस्ट है, इन दो के अलावा तो काम हो ही नहीं सकता, ये दो तो बिल्कुल मस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसके लिए टेबल बनाना हो तो मैं किस तरह बना सकता हूँ टेबल? इसके लिए अगर मुझे टेबल बनाना हुआ तो मैं एक तरफ लिखूंगा सरफेस कंडीशन, सरफेस कलर, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखूंगा टाइम इन सेकेंड्स। अब जाहिर है सरफेस कंडीशन का कोई यूनिट तो बनता नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आपको अक्सर औकात वैल्यूज को पुट अप करने की नीड नहीं होती। एग्जामिनर डज नॉट वांट वैल्यूज फ्रॉम यू, ही वांट्स द मेथड। ठीक है, वो चाहता है कि आप प्लानिंग करके दो उसे, वो परफॉर्म किसी और से करवा लेगा, वो छोटे बच्चों से परफॉर्म करा लेगा, आप बस उसको प्लानिंग करके दे दो। एग्जामिनर का पर्पस ये होता है। तो आपने ये सोचना है कि गोया के 2 क्लास के बच्चे, आपका एक्सपेरिमेंट ऐसा हो कि अगर 2 क्लास का बच्चा उस एक्सपेरिमेंट को पढ़े तो पढ़ के वो एक्सपेरिमेंट उसके लिए करना मुश्किल ना हो, वो आराम से स्टेप्स को फॉलो करता रहे और अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर ले। तो सरफेस कंडीशन और टाइम, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। इसके ऊपर बेटा 1 मार्क आपको मिलता है। ठीक है, इसी के अंदर जो है आपका चौथा पॉइंटर जो अक्सर होता है वो ग्राफ फॉर्म में होता है। ग्राफ बनाना होता है आपने। एक ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का होता है। ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप जो क्वांटिटी लिखते हो वो आप लिखते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और वाई एक्सिस प्लस यूनिट, प्लीज यूनिट नहीं भूलिएगा, यूनिट जहां बोले ना मार्क गया। वाई एक्सिस के ऊपर जो आप क्वांटिटी लिखते हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल की लिखते हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल का यूनिट भी आता है। इस केस के अंदर जो हमारे सामने मौजूद है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इस तरह लिखेंगे कि सरफेस कंडीशन, बाय द वे अगर इसके अंदर ग्राफ ना भी बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस कंडीशन, और यहाँ पे आप लिख देंगे टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका 1 मार्क आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब फाइनल जो है, अब जो चीज आती है वो ये है कि कंक्लूजन।
कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या था? आपने जो हम मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये था कि आई वांट टू फाइंड आउट कि विच ऑफ देम विल कूल फास्टर, कौन सा जल्दी ठंडा होगा। तो मैं अपना आंसर में इन्वेस्टिगेशन का आज कंक्लूजन लिखूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह डल एंड ब्लैक विल कूल फास्टर। या तो ये लिख सकता हूं या फिर मैं ये लिख सकता हूं, द वन विच विथ लेस टाइम टू कूल is good emitter of heat, या is the one to cool faster। इस तरीके से कंक्लूजन लिख दी। बहरहाल ये दोनों पेजेस सबसे पहले तो मैं तुम लोग को ये शेयर कर दूं, ठीक है? क्योंकि आगे की जो दो चीजें हैं ना वो हमारे इन्हीं इन्हीं दो पेजेस से रेलेवेंस में आएगी। अब ये दो चीजें हम अपने पास ग्रैब करेंगे और इन दो चीजों के ऊपर जो है हम आगे की अपनी एक्सप्लेनेशन और बाकी तमाम चीजों को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो कहाँ गया? वो थ्री कहाँ गई? ये रही। सही है। अब हम लोग ऑफिशियल एग्जाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं दो सैंपल एग्जाम क्वेश्चंस आपके सामने अटेम्प्ट कर रहा हूं। आप इन्हीं दो एग्जाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस आउट कीजिएगा अपने घर पे, और हो सके तो और दो तीन क्वेश्चंस को चेक करिएगा या अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब सबसे पहले मेरे पास है विंटर 2025 का क्वेश्चन पेपर 4-1। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। एज आई मेंशन यू अर्लियर कि क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि बेसिकली आपने वो पहले कभी नहीं देखा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी ये पहले कभी नहीं देखा, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेम्प्टिंग इट, ओके? बट द थिंग इज कि हम अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन से घबराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद उस पैटर्न के हिसाब से, जो पैटर्न अभी अभी हमने डिसाइड किया है, उसके हिसाब से चीजों को फाइनलाइज करना है, चीजों को निकालना है। नाउ लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन सेज अ सोलर सेल, ठीक है, एक सोलर सेल है। A solar cell is a device that can generate electrical power, okay, electrical power when light falls on it, okay. You are given a solar cell connected to a fixed resistor. This is a solar cell connected to a fixed resistor as an incomplete circuit shown in figure 4.1. अब पर्पस शुरू हो गया। प्लान एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ से हमारी असल बात, यहीं में वो बताएगा चीजें। To investigate how the brightness of the light falling, एक variable, brightness of the light falling on the solar cell affects the electrical power output of the solar cell. So these are two things. एक है brightness और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई? दूसरी चीज आ गई electrical power. The power of the cell can be found using the equation this. But before jumping to further reading of question, मैं अपनी प्लानिंग यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। नंबर वन, दो चीजें आ गई मेरे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ आई एम प्लानिंग माय आंसर, ओके? मैं लिखूंगा एक साथ, लेकिन मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि प्लानिंग किस तरह होती है, ओके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू कि इन दो चीजों में से जो मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट किया, कौन सा इंडिपेंडेंट लग रहा है, कौन सा डिपेंडेंट लग रहा है? अमंग द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट फॉलिंग एंड इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ द सेल, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? कोई बता सकता है? कोई है जो बता सके कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट? चलो चैट पे बता दो बस। सर ब्राइटनेस फॉलिंग इंडिपेंडेंट होगा। ब्राइटनेस फॉलिंग इंडिपेंडेंट होगा और फिर इलेक्ट्रिकल पावर डिपेंडेंट हो जाएगा। जबरदस्त।
तो जो इंडिपेंडेंट है वो ब्राइटनेस फॉलोइंग है। ब्राइटनेस फॉलोइंग ये इंडिपेंडेंट हो गया हमारे पास। और जो हमारे पास पावर आउटपुट है ये डिपेंडेंट हो गया। चलो एक मार्क पक्का हो गया तुम लोग का। नंबर 1, ये सबसे बेहतरीन चीज हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग इसको करेंगे कैसे? लाइक हाउ विल वी डू दिस, हाउ विल वी चेंज द ब्राइटनेस? ठीक है, हम किस तरीके से लाइट इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं? कोई सजेशन? हाउ कैन वी चेंज द लाइट इंटेंसिटी? सर हम लोग पूरे सर्किट को आउटडोर्स नहीं रख सकते, और जैसे सनराइज के बाद हर एक एक घंटे पे हम अपनी वो कैलकुलेशन या रिकॉर्ड कर लें जो भी रिजल्ट हो। देखो मैं इसको गलत तो नहीं बोल सकता, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर इस चीज को परफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट है। अगर क्लाउडी वेदर हुआ तो तुम परेशान हो जाओगे। तो हम लोग कोई लैंप यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। बल्ब का डिस्टेंस मैनेज करके पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो अगर मिसाल के तौर पे हम बल्ब की बात करें कि विल यूज अ बल्ब, ठीक है, हम कोई बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और इसके जरिए से हम उसको मेजर, मतलब हम लाइट इंटेंसिटी या ब्राइटनेस को वेरी कर सकते हैं, राइट। अब बल्ब के अंदर ब्राइटनेस कैसे वेरी करोगे? डिस्टेंस को मैनेज करके, गुड। डिस्टेंस को मैनेज करके कर लेंगे। जबरदस्त है, सही है। यानी अगर तुमने एक बल्ब इस्तेमाल किया, अगर तुमने थोड़ा डिस्टेंस दूर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, वो करीब कर दोगे तो ब्राइटनेस बहुत हो जाएगी। सो ये हमें एक चीज का सेंस मिल गया। नाउ इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, वो है कि हमें एक चीज मिली डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो अगर हमें बात करनी पड़े डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, so we'll be measuring the distance, we'll be measuring distance of bulb, measuring distance of bulb, and we can do that by scale measuring या मीटर रूल के जरिए से, सिंपल। तो एक हमारा मसला इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हल हो गया। डिपेंडेंट, हमें ये पता चल गया कि हमने इसको चेंज किस तरह करना है, और हमें ये पता चल गया कि हम इसको मैनेज किस तरह करेंगे। इसकी नोट रीडिंग भी तो नोट करनी है ना, कि क्या चीज नोट करेंगे, किस तरह नोट करेंगे, वो सब हमने पता कर लिया। डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ जाओ। पावर आउटपुट है। अब पावर आउटपुट आप थोड़ा घबरा जाओगे कि पावर आउटपुट, ये तो एक नई चीज आ गई, लेकिन आप एग्जाम क्वेश्चन को अब आगे देखो। पावर आउटपुट ऑफ द सेल कैन बी फाउंड आउट यूजिंग पावर इक्वल्स टू करंट टाइम्स वोल्टेज। यानी पावर अगर निकालनी हो तो दो चीजें मेजर कर लो भाई। एक है करंट, दूसरी चीज है वोल्टेज। क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो एक चीज हमारी जो हो गई वो हमारे पास हो गई करंट, और दूसरी चीज हम लोग जो मैनेज करेंगे पावर निकालने के लिए वो क्या करेंगे? वोल्टेज। ओके नेक्स्ट। अब करंट मेजर करने के लिए हमें चाहिए एमीटर, और वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें चाहिए वोल्ट मीटर। ठीक है भाई। इंटरेस्टिंगली, एज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट के बेसिकली हम लोग करंट एम मीटर और वोल्ट मीटर लगाने वाले हैं इसमें, हम लोग पावर निकालना चाहते हैं, तो एम मीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे एंड विल बी एबल टू फाइंड दी पावर। ठीक है, मतलब हमें ये पता चल गया हमें क्या मेजर करना है। हमें ये भी पता चल गया किस तरह मेजर करना है। मैंने यहाँ पे अपने 2 मार्क्स पक्के कर लिए हैं, 100% पक्के हो गए मेरे। इनफैक्ट आप यकीन करें कि अगर आप थोड़ा सा इसमें और हो सकता है मार्क्स के हिसाब से प्रॉबेबली कि हो सकते हैं 3 मार्क भी पक्के हो चुके हों अभी हमारे, लेकिन we'll just continue. The following apparatus is available in addition to the apparatus shown in the circuit diagram. The lamp, okay, connected to the power supply, meter rule, हमने meter rule use किया है, volt meter, amp meter, connecting leads simple connect करने के लिए. Other apparatus normally available in school laboratory can also be used in your plan. अब एग्जामिनर ये चीजें देखेगा कि तुमने इनको आंसर किया है कि नहीं किया। नंबर 1, explain how you will be able to vary the brightness of the light falling on the solar cell. हमने अभी अभी डिस्कस किया, हम उसकी वेरिएशन को चेंज करेंगे, हम उसको देखेंगे, बल्ब के डिस्टेंस को चेंज कर। देखो एग्जामिनर ने खुद बता दिया वो किस चीज में तुम्हें मार्क्स देने वाला है। Number 2, show how the voltmeter and ammeter are used. You may draw on figure 4.1
टू एड योर एक्सप्लेनेशन आई कैन ड्रॉ हियर, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक एम मीटर कनेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड आई कैन कनेक्ट अ वोल्ट मीटर in fact, and I can connect a voltmeter across the fixed resistor, or I can connect a voltmeter across the cell as well. That these both are acceptable actually. These both are acceptable क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही आएगी, कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगी। रीजन उसका ये है क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज जो सोलर सेल प्रोड्यूस कर रहा होगा वो सब का सब फिक्स रेजिस्टर कंज्यूम कर रहा होगा। देयर विल बी नो डिफरेंस। So we have answered that. We have answered that. State any variable that you will control. Now, what would you like to control here? यहाँ पे आप क्या क्या चीज है, मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट जो आपके सामने पूरा एक्सपेरिमेंट आया है, इसके अंदर आप और क्या चीज कंट्रोल करना चाहोगे? आपकी तरफ से कोई सजेशन? आपके हिसाब से क्या चीज कंट्रोल करनी चाहिए आपको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हिंडर? एक्सपेरिमेंट के अंदर चीजें क्यों कंट्रोल होती हैं? ताकि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो खराब नहीं हो। ऐसी क्या क्या इन्वायरमेंट के अंदर चीजें हो सकती है जिन्हें आप कंट्रोल करो ताकि आपका रिजल्ट खराब ना हो? हम्म। एनी सजेशन? सोचो, ऐसा क्या हो सकता है जिसे हम कंट्रोल करें, अगर वो कंट्रोल नहीं किया तो हमारा रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे? टेम्परेचर? नो, टेम्परेचर का मसला नहीं है यहाँ पे हमारे पास। रिजल्ट्स को समझो, दो चीजें क्या चीज हम लोग। नो, ये तो प्रिकॉशंस बता रही हो सिनारा, तुम कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम। हमने ऐसी चीज कंट्रोल करनी है जिससे रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। हमारे पास दो चीजें हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। इन दोनों के अलावा कुछ और ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से रिजल्ट मुतासर हो। कोई और? नो, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आउटपुट को कैसे अफेक्ट करेगी? बल्ब का वोल्टेज। माना हम बेहतरीन हो गए लड़के, बल्ब का वोल्टेज। इस केस के अंदर हम बल्ब के वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। बल्ब बल्ब के वोल्टेज को हम कंट्रोल क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब को चेंज करना चाह रहे हो ना, वो आप चेंज करना चाह रहे हो बाय चेंजिंग द डिस्टेंस। अगर आपने वोल्टेज ऑफ बल्ब को भी चेंज किया, ज्यादा वोल्टेज कर दिया, तो बल्ब की ब्राइटनेस तो फिर बढ़ जाएगी। तो बल्ब की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, दो तरीके हैं बल्ब की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने। नंबर वन, चाहे तो आप वोल्टेज से कंट्रोल करो। नंबर टू, चाहो तो आप डिस्टेंस से कंट्रोल करो। इस केस के अंदर मैं डिस्टेंस से बल्ब की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा हूं, तो मुझे वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की जरूरत है। एक बात तो मनम ने बता दी। एक और बात है कि हमारी जो सराउंडिंग के अंदर मौजूद लाइट है वो हल्की होनी चाहिए, वो एम्बियंट होनी चाहिए। अगर वो भी ब्राइट हुई ना तो दैट कैन अफेक्ट आवर रिजल्ट। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली अगर हमारे सराउंडिंग के मौजूद अंदर मौजूद जो लाइट है, हाँ तो देखो हमारे पे डिफरेंट टाइप्स के बल्ब्स आते हैं। आपने देखे होंगे छोटे वाले बल्ब भी आते हैं हमारे पास, बड़े वाले बल्ब्स भी आते हैं। ठीक है। और आपने अक्सर ये चीज भी नोट करी होगी कि कभी कभार वोल्टेजेस जो होते हैं हमारे घर में वेरी करते हैं। कभी ऐसा होता है कि अचानक कभी वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, तो बल्ब की जो हमारे नॉर्मल बल्ब होते हैं उसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह वी आर सेल्फ आर सरप्राइज, उसके बाद बल्ब जल जाता है। दैट्स ट्रू, राइट? तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट बल्ब के वोल्टेज को रखना है ताकि हम लोग की जो ब्राइटनेस है वो सिर्फ बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो सिर्फ एक चीज से वेरी हो, वो है डिस्टेंस के चेंज करने से, ना कि उसके वोल्टेज से चेंज। दैट्स द होल लॉजिक बिहाइंड इट, सुनहरा। ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे हमने बल्ब की ब्राइटनेस वाला पॉइंट बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है, तो ये हर एक के दिमाग में आना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, यू शुड बी इमेजिनिंग योर सेल्फ स्टैंडिंग इन अ लेबोरेटरी, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और आपको पता है कि लेबोरेटरी की अपनी लाइट्स भी तो होंगी। बल्ब लगा दिया मैंने, दैट्स फाइन, बट लेबोरेटरी के खुद की लाइट्स भी तो हैं। वो जो लेबोरेटरी की खुद की लाइट्स हैं, उनकी वजह से तो भी मेरा रिजल्ट खराब हो सकता है। मुझे उनको भी तो कंट्रोल करना है, तो दैट्स व्हाई विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एम्बियंट लाइट्स। ठीक है, एम्बियंट का मतलब बहुत ही नॉर्मल हल्की लाइट्स इस तरीके से, ताकि रिजल्ट्स में मुतासिर ना हो। तो स्टेट द कंट्रोल वेरिएबल, एक जैसे मरम ने बताया। अच्छा, इन दोनों में से सिर्फ एक ही बात लिखनी है, दोनों बातें एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे। तो मैं थोड़ा सा इजियर वाला पार्ट लिख लेता हूँ, दैट इज एम्बियंट रूम लाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट। आगे एग्जामिनर बोल रहा है, ड्रॉ अ टेबल विद अ कॉलम हेडिंग to show how display your measurements, and you are not required to enter any measurement in the table। आपसे किसी भी किस्म की कोई मेजरमेंट हमें नहीं चाहिए, बस आप हमें टेबल बना के दे दो, एक ऐसा टेबल जिसके जरिए से हम इस बात को मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से जो है लिख सकें। बस हमें ये टेबल बना के दे दें आप, नथिंग एल्स। ठीक है। अब जरा देखो, टेबल बनाने के लिए अब बड़े तवज्जो से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। जो टेबल बनाओगे ना तुम, इन चीजों के हिसाब से बनाओगे जो यहाँ पे चीजें मौजूद है। नंबर वन, आपने मेजर की पहली चीज, जो जो चीजें मेजर कर रहे हो उनका टेबल बनता है। पहली चीज जो मेजर की वो थी, वो मेजर किया आपने डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द बल्ब फ्रॉम द लैम्प। दैट्स द फर्स्ट थिंग, डिस्टेंस ऑफ बल्ब फ्रॉम लैम्प। वो आप सेंटीमीटर्स में रख लो, मीटर्स में रख लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरी चीज जो हमने मेजर की, वो हमने मेजर किया करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, हमने मेजर किया करंट। करंट मेजर होता है एम्पियर्स के अंदर, या ए लिख लो बस। वोल्टेज मेजर होता है वोल्ट्स के अंदर। हमने वोल्टेज जो करंट क्यों मेजर किया था? हमने वोल्टेज और करंट इसलिए मेजर किया था ताकि हम पावर निकाल सकें। तो अगली चीज आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, पावर इन वॉट्स। और इसको आप यहाँ लिख दें, करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, फॉर्मूला लिख दें एहतियातन। वैसे तो नेसेसरी नहीं है फॉर्मूला लिखना, एहतियातन बता रहा हूं। इसका टेबल इस तरह बनेगा, मिनिमम, मिनिमम ये एक, दो, ये तमाम चारों चीजें तो मिनिमम आपकी लाजमी होनी चाहिए, इस केस में तो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज है। तो ये चार चीजें, क्योंकि आपने सर डायरेक्ट पावर नहीं लिख सकते हैं। देखो सुनहरा, तुम डायरेक्ट पावर जब कैलकुलेट, मेरी बात समझना, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है ना, उसकी वैल्यूज को, उसकी रीडिंग को टेबुलर फॉर्म में पहले लिखा जाता है। आप एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले आप एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म करते हो, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद कैलकुलेशंस करते हो। तो आप ये समझो कि जब आप ये खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही होगी, तो आप बार बार करंट वोल्टेज की वैल्यूज थोड़ी ना लिख रही, वो कैलकुलेशन थोड़ी ना कर रही होगी। आप क्या करोगी? डिस्टेंस मेजर करोगी, करंट मेजर करोगी, वोल्टेज मेजर करोगी, लिख लोगी। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट करते करते मल्टीपल रीडिंग्स ले लोगी। जब आपका एक्सपेरिमेंट पूरा खत्म हो चुका होगा, फिर आप अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर आओगी, फिर आप अपने ग्राफ्स बनाने के ऊपर आओगे। दैट्स द मेथड ऑफ डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये तरीकेकार होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। ठीक है, we are going to measure the distance, we are going to measure the current and voltage, using those current and voltage values we are going to ultimately calculate the power। समझ में आई? तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर पावर का आ रहा है वो करंट और वोल्टेज की वजह से आ रहा है, राइट? सो आई शुड नो कि अगर मैं किसी को सामने प्रेजेंट भी कर रहा हूं, तो दैट पर्सन शुड नो कि पावर की जो वैल्यू आ रही है ये क्यों आ रही है, क्योंकि करंट और वोल्टेज की ये वाली वैल्यूज थी। तो जो जो चीजें आप मेजर करते हो, यू मेंशन देम इन योर टेबल। दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है। तो ये बेसिकली आपने किस तरह करना है, दिस इज द मेन पार्ट। अभी तक हमारी प्लानिंग ही चल रही है बाय द वे, लेकिन ये इसलिए इलोंगेटेड प्लानिंग फील हो रही है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। इतना टाइम नहीं लगता है, ये मैं मुश्किल से 10-15 मिनट का गेम है सारा, इससे भी कम का इनफैक्ट। एक्सप्लेन हाउ टू यूज योर मेजरमेंट टू रीच अ कंक्लूजन। नाउ यू हैव टू रीच अ कंक्लूजन, राइट? तो कंक्लूजन आपने जो है किस तरह मेजर कर, आप कंक्लूजन लिखने के लिए ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन के लिए आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफ किन के दरमियान होगा? आपके ग्राफ
ग्राफ होगा पावर और डिस्टेंस, क्योंकि यही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इंडिपेंडेंट जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। तो आप यहाँ लिख देंगे ब्राइटनेस, ठीक है, या यहाँ आप लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ बल्ब, डिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है, इन सेंटीमीटर्स। ओके, और दूसरे एंड के ऊपर जो चीज आप मेंशन करेंगे वो आप मेंशन करेंगे पावर इन वॉट्स, ठीक है, या आप ग्राफ मेंशन कर देंगे। और आप बेसिकली उसी हिसाब से फिर एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, या फिर आप एक बस इस तरह आप ये एक इस तरीके से बना लीजिए। और इसमें आप फिर एक बात आखिरी में लिखेंगे कि टू कंक्लूड ड्रॉ अ तन्हा ग्राफ। था मैं, तन्हा रहा, तुम दूर कम थे, ऑन मनम साहब, तो क्या हुआ? आपका माइक खुला हुआ है अगर आपको ये रिकॉर्ड हो गया मनम? अच्छा, बहरहाल, तो कंक्लूड अ ग्राफ की हम बात करते हैं, ठीक है। टू कंक्लूड अ ग्राफ, हमने बेसिक टू कंक्लूड हमने बात की थी टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पावर एंड डिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि see the table, see the table and note how the reading, how the reading of distance, how the reading of power लिखना चाहिए बल्कि how the reading of power changes when you change the distance। अब ये प्लानिंग पूरी खत्म हो गई है, ठीक है, 6 मार्क्स पूरे खत्म हो चुके हैं हमारे। यहाँ पे आपने सारा जॉट डाउन करना होता है। जॉट डाउन करने का तरीका बस कुछ भी नहीं है, सारी प्लानिंग तो ऑलरेडी खत्म हो ही गई है। बस आप इसको यहाँ पे लिखना शुरू करोगे, एंड दैट इज बेसिकली दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपके पास यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ लैम्प, डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम फ्रॉम सेल, सो या सोलर सेल। और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका जो हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इज बेसिकली the power of cell produce। सही है, फिर आप मेजर करने का बताओगे, डिस्टेंस ऑफ लैम्प is varied is varied to vary the intensity of light, ठीक है। this distance can be measured, this can be measured using a this can be measured using a meter rule। पहली बात हो गई। दूसरी बात, टू मेजर या टू कैलकुलेट पावर, use formula current times voltage, ठीक है। current can be measured current can be measured using ammeter, voltage can be measured using voltmeter,
placed parallel to cell. Ammeter is placed in series, okay, with the cell. उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि the light of room is controlled, so use ambient light. ठीक है, अब मैं यही प्लानिंग के हिसाब से चल रहा हूँ, ये लिख लिया, 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 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट आंसर हो गया, ये वाला पार्ट आंसर हो गया, ये वाला पार्ट आंसर हो गया। अब टेबल वाली बात आ गई। नोट रीडिंग्स taken, note reading taken in the table। फिर आप एक टेबल बना देंगे इस तरह, ठीक है। ज्यादा कोई बड़ा टेबल नहीं बनाना, ज्यादा जगह नहीं घेर लेना इसमें टेबल में। we just have to put the मतलब headings, voltage in volts, current in amperes, उसके बाद power in watts, और यहाँ आप लिख देंगे distance of bulb in centimeters। फिर आप यहाँ लिखेंगे draw a draw a graph between power and distance। ठीक है, मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे आप लिख देंगे कि पावर इन वॉट्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ बल्ब इन सेंटीमीटर्स, ओके। उसके बाद आप कंपेयर कर लेंगे कि यूज द ग्राफ टू अंडरस्टैंड द relationship between power and distance। That's it। ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। मैं मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन के जल्दी से बता दूं। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 6 6 इसके ऊपर आके खत्म हो गई। इस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है आपकी। कोई क्वेश्चन तुम लोग के माइंड में हो पहले इसके रिलेटेड पूछ लो, फिर और दूसरा क्वेश्चन प्लानिंग का एक और डिस्कस करूंगा। तुम लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हो, किसी बंदे के भी माइंड। चैट के अंदर ये सब पैराग्राफ में लिखना होता है या पॉइंटर से पैराग्राफ को मैं। हाँ, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा पेपर, टेंशन नहीं लो। अभी ये पेपर मैं शेयर कर दूंगा। और कोई बंदा कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो हमने अभी भी डिस्कस किए हैं उसके हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा हो मनम के गाने के अलावा, तो वो डिस्कस कर सकता है। नहीं है कोई क्वेश्चन, पूछ लो। कोई प्लानिंग में कोई चीज समझ में नहीं आई, ये पैटर्न फॉलो करना है जो तुम्हारे सामने। यस, पहली वाली जगह खाली होती है। उसने क्वेश्चन के अंदर भी बोला है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी मेजरमेंट इन द टेबल। आप मेजरमेंट सिर्फ तभी एंटर करेंगे मरवा जब वो क्वेश्चन में बोलेगा, तब आपने सिर्फ एज्यूम करते हुए वैल्यूज को एडअप करना है, नथिंग एल्स। वो अजम्पशन बेस्ड होंगी। वो आपको खुद ही क्वेश्चन में गाइड कर देगा कि हाँ कोई रेंज दे देगा, उसी रेंज के अंदर आपने एंटर कर। और ध्यान में कोई सवाल आपके? प्लानिंग समझ में आई इसके किस तरह करनी होती है? ठीक है।
ये यकीन करो ये फुल मार्क्स लेने वाला क्वेश्चन है, फुल मार्क्स। बच्चे इसमें जो है ना, अ, आप ये समझो कि इसमें 4 से 5 मार्क्स लेना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया आपने, कंट्रोल वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया आपने, टेबल बना दिया आपने, ये बना दिया, तो 4 मार्क्स तो यू ही हो गए। फिर आपने मेथड को मेजर करने का तेरे 5 मार्क्स हो गए, कंक्लूजन लिखी 6 मार्क्स पक्के हो गए पूरे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब 6 आउट ऑफ 6 लेना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एटीपी के ये वाले क्वेश्चन के अंदर ना। अच्छा, लास्ट टाइम आस्किंग, किसी के ध्यान में कोई सवाल हो तो अभी भी पूछ सकता है वो, और अगर नहीं है तो फिर मैं अगले पेपर में मूव कर रहा हूँ। या तो वो चैट में पूछ ले या फिर वो वैसे पूछ। नहीं है क्वेश्चन? ओके फाइन। एक है क्वेश्चन हमारे पास किसी का। तो पेपर में एक ही आता है ये 6 मार्क वाला, या और भी सिर्फ एक आता है अब्दुल्ला? पूरे एटीपी के पेपर में से 6 मार्क का एक आएगा क्वेश्चन आपके पास। बेटा ये है अक्टूबर नवंबर 2025, पेपर 415054, ये रहा। मैं ये आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? अभी हमारी क्लास खत्म हो जाए मैं इसके स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपसे। तो उसी के अंदर ही बॉटम के अंदर ये लिखा होता है पेपर का कोड ना, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर 42 अक्टूबर नवंबर 2025 का डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। द क्वेश्चन इज दिस। और हम बेटा आपका माइक खुला हुआ है, जरा ऑफ कर लो, मैं म्यूट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ओके, द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ कोर्स। वही हमारा पैटर्न आपके जहन में रहना चाहिए। इस पैटर्न के हिसाब से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कैसे होंगे, उनको मेजर किस तरह किया जाएगा, कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होंगे, हम कंट्रोल वेरिएबल्स को मेजर करने के बाद हम लोग उसकी टेबुलर फॉर्म में किस तरह बनाएंगे, उसका ग्राफ और फिर उसकी कंक्लूजन। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किस तरह किया जाएगा, उनके apparatus क्या इस्तेमाल होंगे, फिर कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा, कंट्रोल वेरिएबल के बाद जो है हमने ये बात डिस्कस करनी होती है टेबल के बारे में, टेबल के बाद और टेबल के बाद हमने ग्राफ बनाना होता है, और ग्राफ के बाद जो है हमने ये चीज करनी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ता, ग्राफ की नौबत ही नहीं आती है। लुक फॉर दीज पॉइंटर्स। अगर ये चीजें आपको दिमाग में भूल जाते हो ना आप लोग, तो आप लोग इन पॉइंटर्स के जरिए से इसको आंसर, आपने अपने आंसर्स को देखना है कि बेटा आपने विद इन योर आंसर ये 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स को आंसर किया है कि नहीं किया। अगर किया है, बेफिक्र हो जाओ, 6 आउट ऑफ 6 है। ओके, लेट्स नाउ कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। इसकी प्लानिंग करेंगे जल्दी से, और मैं थोड़ी आप स्पीड में प्लानिंग करूंगा, ठीक है? थोड़ा स्पीड अप करूंगा चीजों को। नंबर 1, द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर in a beaker. Fine. Rate of cooling of hot water in a beaker. Plan an experiment to investigate the relationship. ना यहाँ पे मेरी चीजें आ रही हैं। जैसे ये लफ्ज पढ़ लो ना, समझ जाओ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पता चलने वाले हैं। Between the thickness of the cardboard insulation wrapped around the beaker and the rate of cooling of the hot water in the beaker. इसको हमेशा ना अंडरलाइन कर लो। दो चीजें हो गई, थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड इंसुलेशन एंड रेट ऑफ कूलिंग। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, मैं जल्दी से प्लानिंग कर लेता हूँ। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के अंदर ऑफ कोर्स रेट ऑफ कूलिंग जो होगी वो डिपेंडेंट हो जाएगी, और इंडिपेंडेंट जो हो जाएगी हमारी थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड हो जाएगी। थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही रेट ऑफ कूलिंग कम होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज हमारे पास है वो, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ते। द apparatus अवेलेबल टू अस इज द हॉट सप्लाई ऑफ वाटर, okay, a beaker, a thermometer, and a supply of 1 millimeter thick cardboard sheets. Now, how will I change the thickness of cardboard? The cardboard insulation can be changed by using multiple layers of cardboard, multiple layers of cardboard.
ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ कार्डबोर्ड हम यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपल लेयर्स ऑफ कार्डबोर्ड के अंदर कम से कम आप लोग जो है 2 to 3 लेयर्स तो इस्तेमाल करोगे, इससे कम आप नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा रीडिंग 2 to 3 होनी ही चाहिए। जब भी इस तरह ओपन एंडेड हो जाए ना, तो 2 to 3 लेयर्स होनी चाहिए हमारी एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, रेट ऑफ कूलिंग आप किस तरह मेजर कर सकते हो? यूजिंग अ स्टॉप वॉच, यूजिंग स्टॉप वॉच। ओके, और ऑफ कोर्स अब इस तरह रेट ऑफ कूलिंग में जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा भाई। चलो, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, कंट्रोल वेरिएबल्स में क्या होंगे? अब यहाँ पे तो चलें, ये तो इजी एक्सपेरिमेंट है ना, किन चीजों को कंट्रोल करेंगे? जरा चैट में जल्दी जल्दी बताइए, कि ये तो इजियर क्वेश्चन है। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम किन चीजों को कंट्रोल करेंगे? वाटर लेवल। वाटर लेवल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करो यहाँ पे, आप इस्तेमाल करो क्वांटिटी ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। एनवायरमेंटल टेम्परेचर, एक्सलेंट, एनवायरमेंटल टेम्परेचर होना चाहिए। थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड या सेम टाइप ऑफ शीट्स, बोल सकती हो, बोल सकती हो, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर उसके ऊपर कोई आओ। और कोई? रैंडम एरर कहाँ से आ गया? एरर हम, तुमने चीजें कंट्रोल करनी है, वेरी एरर के बारे में डिस्कस थोड़ी ना कर रहे हैं हम। आपने जब ये एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म कर रहे होगे, और आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो दो वेरिएबल्स को, जो कि एक है थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड, दूसरी है रेट ऑफ कूलिंग, इन दो चीजों के अलावा बाकी क्या चीज आप कांस्टेंट रखोगे, चेंज नहीं करोगे? कंट्रोल वेरिएबल का मतलब होता है कांस्टेंट वेरिएबल, जिन्हें आप चेंज नहीं करना चाहोगे। जिस तरह मरवा ने बोला, वाटर टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इनिशियली, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। सही है कि हॉट वाटर जो दोनों में जो आप पुट अप करें हर दफा, वो सेम टेम्परेचर का होना चाहिए ना। अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर का हुआ तो रेट ऑफ कूलिंग तो चेंज हो जाता है। इस वजह से आपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। दैट्स गुड। एनीवन एल्स? और कोई इसमें? चलें, बस हम एक काम करते हैं, इनमें से मैं बेस्ट को पिकअप कर लेता हूँ। जो बेस्ट मेरे पास है वो है बेसिकली कि टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इनिशियली। ठीक है, दैट्स अ कंट्रोल वेरिएबल। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर कंट्रोल वेरिएबल जो है, हमने यहाँ लिख लिया कंट्रोल वेरिएबल भाई। तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरे पास जो है, मेरे 3 मार्क्स तो पक्के कर लिए मैंने, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स पक्के हो गए, 3 मार्क्स। सही है। द नेक्स्ट इज बेसिकली, मेरे हिसाब से 3 मार्क पक्के हो गए हैं। आगे हमने रीडिंग्स नोट करनी है टेबल के अंदर, राइट? अब इसके अंदर कोई एज सच देखो, आप जुनैरा को स्पेशली मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा। जुनैरा देखो बेटा, हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मेजर करना पड़ रहा। यू जस्ट हैव टू थिंग्स टू थिंक टू बेसिकली फिगर आउट। एक है थिकनेस, ठीक है, जिसे हम नंबर ऑफ शीट्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज we are varying or we are changing the basically thickness of insulation by providing more and more sheets, layers of sheets। number of sheets में एक तरफ लेके आ रहा हूँ, और दूसरी तरफ मेरे पास जो है वो रेट ऑफ कूलिंग का वेरिएबल हो जाएगा, और रेट में बेसिकली मेजर करूंगा टाइम के जरिए से, स्टॉप वॉच के जरिए से। तो आई एम जस्ट पुटिंग अप टाइम इन सेकेंड्स। इसके अलावा मैं कुछ और यूज ही नहीं कर रहा, आप देख रहे हो। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक तो ये हो गया। अच्छा, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या हो जाती है कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से? कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज, आप ग्राफ बना लें। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज नंबर ऑफ शीट्स, हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। सर वी आर बेसिकली नथिंग डाउन, नोटिंग डाउन द टाइम इट टेक्स फॉर वाटर टू रिटर्न बैक टू इट्स रूम टेम्परेचर। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, that's the whole purpose of this experiment. So
आप या तो अच्छा, जरूरी ये भी नहीं है जनारा कि तुम रूम टेम्परेचर तक उसको लेके आओ। यू कैन जस्ट पिक एनी टेम्परेचर इन बिटवीन, लाइक फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक आने में उसका टाइम मेजर कर रहा है, दैट्स ऑल्सो फाइन एक्चुअली। हम एक लेवल के ऊपर आना चाह रहे हैं बेसिकली, वो कोई भी टेम्परेचर का लेवल हो सकता है, बट वी हैव टू कीप द टेम्परेचर लेवल सेम थ्रू आउट एक्चुअली व्हेन वी आर मेजरिंग द टाइम। ओके, सो बेसिकली नंबर ऑफ शीट्स के बारे में हमने बात करी, और नंबर ऑफ शीट्स को हमने वाई एक्सिस में हमने टाइम इन सेकंड्स लिख दिया। ठीक है, सो वी कैन से द प्लॉट अ ग्राफ, कंक्लूजन के अंदर प्लॉट अ ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ शीट्स अगेंस्ट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ शीट्स अगेंस्ट टाइम, इस तरीके से। अच्छा, मैंने इंटरेस्टिंगली, अब यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है, मैं एक बड़ी बात खुल के बोलूं, एक एक्सपेरिमेंट को करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर तरीका मैंने अपने हिसाब से पिकअप किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो रेट ऑफ कूलिंग वाला है, उसके अंदर टाइम की जगह टेम्परेचर को शायद मेजर कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो ओके। वो कुछ स्टूडेंट होंगे जो टाइम की जगह टेम्परेचर को भेजेंगे, तो दैट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। बस until and unless आपका माइंड, आपकी अप्रोच क्लियर है, एवरीथिंग इज गुड, सो नो वरीज। अब ये मेरी प्लानिंग खत्म हो गई है, आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर नाउ। प्लानिंग के अंदर अभी, बिफोर राइटिंग एन आंसर, प्लानिंग के अंदर कोई आपके दिमाग में कोई चीज, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे जल्दी से एक आंसर फ्रेम करने की तरफ जाने चले जाएंगे। प्लानिंग के अंदर किसी को कोई जहन में कोई बात रह गई हो, कोई बात है जो एक्सपेरिमेंट में नहीं समझ में आई हो, वो आप पूछ लें, ठीक है, फिर हम आगे बात लेके चलेंगे। नहीं है किसी के जहन में कोई बात, कोई इश्यू नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। ओके, ओके, द फर्स्ट थिंग इज बेसिकली, मेरे पास ये सारी स्पेस अवेलेबल है। ओके, आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, एक बात मैं बताना आपको भूल गया, ये जो प्लानिंग वाला पार्ट है ना, प्लीज ये यहाँ पे कीजिएगा, ब्लैंक पेज पे। ठीक है, यहाँ पे करिएगा। मैं असल में क्वेश्चन के सामने आपको समझाना इसलिए चाह रहा था, इसलिए वहां पे मैंने किया, लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पे ब्लैंक पेज पे करेंगे। आप लोग इसके मेन पेज के ऊपर नहीं कीजिएगा, ये साफ रखिएगा, मतलब ये वाला पार्ट तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिसका ये वाला पार्ट है ना, यहाँ आप यूटिलाइज कर सकते हो, बट लाइक टेकिंग अ लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज द एग्जामिनेशन पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेबल आप यहाँ बना सकते हो फॉर रेफरेंस, या अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहो, तो दैट कैन बी मेड फॉर द रेफरेंस। ओके, बहुत सारे लोग डायग्राम बनाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बनाते, दैट्स ओके एक्चुअली, ठीक है, तो डायग्राम बनाना कोई फर्ज नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर आप बना लो दैट्स क्वाइट गुड। ठीक है, आप थर्मामीटर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो कुमैल, आप बिल्कुल थर्मामीटर यूज कर सकते हो, लाइक इसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने पहले भी बताया था इस तरह तुम्हें कि एडिशनल apparatus, state any other apparatus that you would need. Okay, so that's totally fine। मैंने तुम्हें फिर भी बताया था कि देखो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है, स्टॉप वॉच की जगह थर्मामीटर था, तो तुम अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करो। तुम्हारी जब मतलब जहां जहां मैंने टाइम टाइम लिखा है ना, वहां वहां तुम थर्मामीटर लिख लोगे, सिंपल, या टेम्प लिखोगे वहां पे, तो दैट्स टोटली ओके। आगे बात करते हैं इसके आंसरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या था, थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड, द थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड कैन बी कंसीडर्ड, या इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल which can be changed by
adding more layers of insulations around a beaker, at least add 2 to 3 layers for better reading। पहली बात, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में लिख रहा हूँ। रेट ऑफ कूलिंग is considered dependent variable use a stopwatch to note timings for water to cool to certain temperature। ठीक है, temperature can be measured using thermometer। ये मैंने उसके हवाले से बात भी कर दी। using thermometer, temperature can be measured using thermometers। ओके, अब यहाँ पे मैंने इन चीजों के हवाले से बात कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंटर लिखने वाला हूँ, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इनिशियली कंट्रोल वेरिएबल। रिपीट experiment by adding different layers of insulations, making sure each time temperature of water, yeah, each time initial temperature of water remains constant या सेम। सही है भाई, ये कंट्रोल वेरिएबल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आगे फिर हम लोग लिख देंगे नोट रीडिंग्स इन अ टेबल गिवन बिलो। ये टेबल बना रहे हैं हम। टेबल के अंदर एक तरफ हमारे पास नंबर ऑफ शीट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है ना नंबर ऑफ शीट्स की जगह थिकनेस ऑफ शीट भी करेंगे, दैट्स ऑल्सो ओके। ओके, वहां पे आपको घबराने वाली बात नहीं है, थिकनेस ऑफ शीट्स भी आप ले सकते हो। इसको बेटर करने के लिए पॉसिबल है कि वी यूज एन इंक्यूबेटर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। नहीं, आप इंक्यूबेटर यूज नहीं करते बेटा। आप बेसिकली जाहिर है एक लैब के अंदर इंक्यूबेटर मैनेज करना डिफरेंट मुश्किल होता है। आप इसको बोलेंगे कि आप सिर्फ इसको इतनी बात बोलेंगे कि मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लैब। ठीक है, और बस इतनी बात है। इंक्यूबेटर वाली बात थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाई फाई हो जाती है। we can see the drop in temperature, yeah, that is also fine Tunera। हर 5 मिनट्स बाद ड्रॉप इन टेम्परेचर को नोट करना, दैट इज टोटली ओके, इनफैक्ट क्वाइट बेटर। ठीक है, एक टीचर की जो अप्रोच होती है ना वो बेसिकली दो चीजों के ऊपर होती है, कि वो एक स्टैंडर्ड आंसर दे और वो जर्नल स्टूडेंट तमाम के लिए आंसर दे। इट कैन बी मेट अ लॉट बेटर। जो एक अच्छे लेवल का, बहुत ही अच्छा लेवल का जो एक स्टूडेंट होगा, वो चीजें खुद ही फिगर आउट कर लेगा बहुत सारी, जिस तरह माशाल्लाह आप कर पा रही हो। ठीक है, और जो टीचर की अप्रोच होती है वो पर्पस ये होता है कि एक जनरल नॉर्मल स्टूडेंट वो पूरे मार्क्स भी ले ले
उसके उसको सारी बातें कम्युनिकेट भी हो जाए। ठीक है, तो एक जर्नल टॉक होती है उसकी। तभी मेरी जो यहाँ पे पॉइंटर्स आप देख रहे होगे, इसको मैं और भी इतनी सारी डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ अपने नॉलेज से, बट देर इज नो पॉइंट ऑफ मेंशनिंग दीज टाइप ऑफ डिटेल हियर, क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर। लेकिन आपने जो बातें मेंशन की, दैट्स आर टोटली फाइन, ये टोटली रीजनेबल है इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी। सो नंबर ऑफ शीट्स हमारे पास एक आ गई, और दूसरी तरफ जो हमारे पास है, नंबर ऑफ शीट्स के बाद एक दूसरी चीज थी हमारे पास, टाइम। और हमारे पास जो टाइम था वो सेकंड्स के अंदर था। ठीक है, और देन वी आर बेसिकली गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ। अच्छा, जब हम लिखते हैं ना बेटा प्लॉट अ ग्राफ, डैश अगेंस्ट डैश, अगेंस्ट डैश, पहली जो हमारे पास आती है वो आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ शीट अगेंस्ट टाइम सेकंड, इस तरह। और यहाँ पे एक रफ ग्राफ बना भी दो ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो नंबर ऑफ शीट्स लिख लो। वैसे एग्जामिनर इस लेवल पे आप लोग को पकड़ करेगा नहीं, मुझे पता है, लेकिन बस मैं एहतियातन एक बात कह रहा हूँ। टाइम इन सेकंड्स सही है, ये आपके पास ये चीज आ गई। फाइनली आप इस बात को मेंशन कर सकते हो, बाय लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ ग्राफ एट द ट्रेंड ऑफ ग्राफ, you can understand with larger number of sheets, with more number of sheets, चलो दैट्स फाइन। एक्स एक्सिस पे टाइम, आप लोग को इतनी आदत पड़ी हुई है एक्स एक्सिस पे टाइम देखने की कि यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे टाइम रखो, दैट्स आल्सो ओके। मैंने एक बात फिर मेंशन करी थी कि हम लोग जर्नली एक रूल फॉलो करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द वाई एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं उसी रूल के हिसाब से इसलिए नंबर शीट, दैट्स आल्सो ओके इन दिस। एग्जामिनर बेसिकली ये देख रहा है कि तुमने ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया, दैट्स इट, इसके अलावा उसको कोई परवाह नहीं है चीजों की। ग्राफ यू कैन अंडरस्टैंड विद more number of sheets, या टेम्परेचर टू, more number of sheets। टेम्परेचर के लिए तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि वाई एक्सिस पे बनाऊं उसे। more number of sheets, the time taken for the water to cool increases। हो गया, that's it, that's our answer। ठीक है, अब मैं ये दो क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन आपको जल्दी से शेयर भी कर दूं, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। शायद तुम लोग के रिसोर्स बुकलेट पे भी मौजूद हो प्रॉबेबली, जो रिसोर्स बुकलेट आपको ईयरली पास पेपर्स की दी है उसकी। तो ये प्लानिंग के दो क्वेश्चन है, वो आपके सामने हमने प्रेजेंट किए थे। कहाँ गया ये रहा। तो क्या हो गया, अच्छा, और हमने ये करने थे, कोर्ट। ये दो प्लानिंग के क्वेश्चन थे जो डिस्कस करने थे मुझे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। देखो इलेक्ट्रिसिटी का एक सैंपल क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, और बेसिकली मैं चाह रहा था कि एक आध इलेक्ट्रिसिटी के और क्वेश्चन हम देख लें,
ताकि हम लोग को थोड़ा सा और जहन इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिसिटी के खुल जाए माइंड। सो 201 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द टू पार्ट। पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट को, ठीक है। ठीक है, ये एटीपी का ही पार्ट है आपका। अल्लाह, ये एहतियातन डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे तो इजी है लेकिन यस इट्स कोर्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। अच्छा, तो क्वेश्चन से, अच्छा इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं वहीं पे, मैंने आपको शेयर किए हुए ऑलरेडी, और ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये मौजूद है। An experiment is performed to demonstrate the repulsion of the like charges. Two identical plastic rods, this is plastic rod A and plastic rod B, this one, are each rubbed at one end with the identical claws. Rod A is then suspended from the cotton, ये cotton है, and it swings freely, ये freely swing कर रही है। On figure 4.1, draw the position of the rubbed end of the rod B so that the force produced on rod A is large as possible. तो ये मैंने रॉड बी यहाँ पे बना दी है, ठीक है। आप रॉड बी यहाँ पे भी बना सकते थे लेकिन इट वोंट बी गुड ऑप्शन आपको। इस अगर यहाँ पे आप बनाओगे रिपल्जन तो होगी, यहाँ पे ये रिपेल करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा, लेकिन इट वोंट बी सो मच विजिबल। तो ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी दिखाने के लिए हमने यहाँ ड्रॉ करी है, क्योंकि अगर रिपल्जन हो गए तो ये घूम के हमें दिखा देगा एंड दैट वुड बी मच मोर विजिबल। दैट्स व्हाई आई ड्रू द लॉर्ड बी हियर। Describe and show in figure 4.1 the direction in which the rod A will move. Rod A is direction में move करेगी. I just drew that. End of the rod A moves away and turns away. इसका ये आंसर हो जाएगा कि end of the rod A moves away and turns away. हमने describe भी कर दिया and we also showed that. Okay. The good thing will be आप इसको थोड़ा सा label कर दें. Movement of rod A after repulsion, just for the examiner reference, after repulsion, examiner के reference के लिए ये बात mention की हमने। Explain why rods are rubbed with the cloth of the same material. Because we want to investigate uh, the repulsion, so अगर हम same material से करेंगे और same rod का material होगा, so that would basically lead to one thing. And what would it lead to? It would lead to basically, it would lead to to have the same charges on the rods, ठीक है। rods के ऊपर same charges आएंगे, इसका ये benefit हो जाएगा हमें, ठीक है। तो that's the whole purpose। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। the next thing, in order to make sure the both rod get some same charges so they can repel each other, that's the whole purpose of this thing। the rods are left on the bench for dry after for a day after rubbing। मतलब रब करने के बाद आपने एक दिन के लिए उन्हें छोड़ा। Explain why the experiment does not now work। अब काम क्यों नहीं करता भाई, पहले काम कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा। When left on the bench for such a long time, the rods will lose their charges, hence they won't repel। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर वो रिपेल नहीं करेंगे, उसका रीजन पीछे का ये होगा कि उन्होंने अपने चार्जेस को लूज कर दिए, और इतने लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ी ना चार्जेस हमारे रहते, तो वो बेसिकली चार्जेस जो है वो रॉड लूज कर जाती है, ये इसका सेंस है। अच्छा, the next important thing, the next important thing is basically have now discussed about the rods। Let's see if we have any other type of question। ये देखें, ये स्टैटिक का तो हो गया। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके एटीपी बुकलेट से है, ठीक है। तो एटीपी बुकलेट्स के अंदर चीजें शामिल है। The question says, figure 2.1 is a circuit containing 1.5 volt, 1.5 volt का सेल है, a switch, एक switch है, a lamp 1.5 volt and 0.2 amperes, that's fine। When the switch is closed, the lamp does not light up। जब हमने स्विच को क्लोज किया
लैंप नहीं जला, ठीक है, लैंप नहीं जला। तो व्हाट कुड बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है कि लैंप के ना जलने की? ओके, एक्सप्लेन विद द एड ऑफ द डायग्राम how to use a voltmeter to find out whether the cell has run down or not। आप एक वोल्ट मीटर को किस तरह यूज करोगे सेल को के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल खराब हो गया हो? अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल खराब हो गया हो? तो सेल खराब होने को किस तरह आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? सेल खराब होने को आप इस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि बेसिकली यू विल जस्ट यूज अ सर्किट, यू प्लेस अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द और अराउंड बेसिकली सेल, ठीक है। और जब आप सेल के अराउंड उसे प्लेस करेंगे तो सेल के अराउंड प्लेस करने की वजह से होगा क्या? सेल के अराउंड प्लेस करने के अगर वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है हम लोग पता कर लेंगे कि भाई अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब सेल ठीक है, और अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग नहीं आ रही तो सेल नहीं ठीक। तो हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। So by attaching a voltmeter across the cell, it can be found out that cell is operational or not। Next, suggest three possible faults in the circuit that might prevent the lamp from the lightning। एक तो ये सेल वाला इशू हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? बल्ब ही खराब हो भाई, अगर बल्ब खराब होगा तो बल्ब जलेगा नहीं। नंबर टू, स्विच खराब हो। नंबर थ्री, इम्प्रॉपर लीड कनेक्शंस। इम्प्रॉपर लीड कनेक्शन मतलब तार सही से ना लगे हुए हों, ठीक है, इम्प्रॉपर लीड कनेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, the student investigate the uses of ammeter in a circuit, state which quantity measured with an ammeter, of course current। Explain why it is important for an ammeter to have a low resistance, so that it won't hinder the flow of current, it won't resist the flow of current, it won't act as a resistor, ठीक है। Alhamdulillah। Figure 2.1 shows an analog ammeter। Analog ammeter state the reading of the ammeter 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0। That is 0.6 और उसके बाद 1 2 3 4 5 रीडिंग है, तो 0.5, 0.6, 0.62, 0.64, 0.66, 0.68, 0.7। तो 0 अब जरा तवज्जो से देखना है यहाँ पे, 0.62, 0.64, 0.66, 0.68, इसका मतलब है यहाँ पे जो रीडिंग है 0.67 है। ये यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, वो ना बड़ी बेध्यानी में काम करते हैं, वो तवज्जो से नहीं देखते बेटा। बहुत ये जो पॉइंटर आप देख रहे हो ना, ये पॉइंटर जहाँ पे हो ना वही आपकी रीडिंग है, 0.67 यहाँ पे रीडिंग है हमारी। A school has both digital and analog ammeter, suggests one advantage of using a digital ammeter and rather than analog। ये एनालॉग होता है जिसके अंदर आपने रीडिंग खुद पढ़नी होती है, डिजिटल में तो लिखा हुआ आ रहा होता है, बस आपने वही लिखना होता है। फायदा क्या होता है डिजिटल इस्तेमाल करने का? कोई पैरेलक्स एरर नहीं आता। एनालॉग में पैरेलक्स एरर आ सकता है, कोई दूसरा एंगल से पढ़े, कोई किसी से, तो जो बेसिकली एरो है वो आगे पीछे हो जाता है, जिससे एनालॉग में रीडिंग का फर्क आ जाता है, ठीक है। लेकिन डिजिटल में रीडिंग का कोई फर्क नहीं आता, डिजिटल में जो रीडिंग लिखी हुई आ रही है आपने वही लिखनी है, तो दैट्स क्वाइट एन एडवांटेज। नेक्स्ट, फिगर 2.2 shows a simple circuit। This is a simple circuit। A student connects three similar ammeter X, Y, and Z। The ammeter gives the slightly different reading, हल्की सी different reading है। Explain why all ammeter should give the same reading। सेम रीडिंग सबकी क्यों होनी चाहिए? द रीजन इज बिकॉज इट्स अ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के अंदर करंट कांस्टेंट होता है, तो दैट कम्स फ्रॉम योर थ्योरेटिकल नॉलेज एक्चुअली। तो इन सीरीज सर्किट करंट सेम इन द होल सर्किट, so that's the reason all of the ammeter reading should be same। So just a reason for the slight differences in the three reading, there might be zero errors in the meters। उनके अंदर कोई फॉल्ट मौजूद हो सकता है, उनके अंदर कोई इशू हो सकता है, these could be the reasons। सही है? ऐसा नहीं है कि करंट कम हो गया वहां जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, करंट सेम रहता है, ठीक है, करंट में कोई फर्क नहीं आता। तो ये ध्यान में भी नहीं लाना गलती से भी। नाउ ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ये मजीद और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा ये वाले बेटा इस तरह के फॉर्मूलास आपके सामने आएंगे एटीपी के अंदर, यू डोंट हैव टू गेट वरीड, कि आप परेशान नहीं होना।
आपने सिंपल क्या करना है, जो ये इंस्ट्रक्ट करता रहे उसी को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने बोला RABC है, RB RC सबकी 10 ओम्स रेजिस्टर है, मुझे वोल्ट मीटर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वोल्ट मीटर की वैल्यू जो है, सॉरी, आप कर यहाँ से पिकअप करेंगे और मुझे करंट की वैल्यू दीजिए इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। RA की 10, RC की 10, RB की 10, RC की 10 प्लस RB की 10। आपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुटअप की, आपने वोल्ट मीटर की वैल्यू पुटअप की, करंट की वैल्यू, सिंपल कैलकुलेटर में डालना, आंसर निकाल लेना, कोई बिलावजे की झंझट नहीं पालना, कोई इसमें देख के डर नहीं जाना, फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसी को इस्तेमाल करना, कुछ अपनी तरफ से नया फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। You just have to be doing a journal thing, okay? आपने जर्नल कैलकुलेशंस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। आपने कोई अपना माइंड को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना इसमें। जो एग्जामिनर इंस्ट्रक्ट करता जाए बस उसी को आप फॉलो करते जाइए, और आपका ये आराम से ATP का पेपर सुकून से गुजर जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर यू रीड द कंप्लीट पेपर, यू आर नॉट स्किपिंग द पार्ट्स। ऐसा नहीं हो कि ये वाला पार्ट पढ़ा, ये वाले पार्ट पढ़ा और फिर आंसर करना शुरू कर दिया है। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू रुइन इट, ठीक है, आप बर्बाद हो जा कर दोगे इसे। नहीं, आपने सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन को आंसर करना है सिचुएशन के हिसाब से। अगर तुमने क्वेश्चन का एक एक पार्ट पढ़ा, बिलीव मी यू विल बी एबल टू डू ATP वेरी क्विकली, वेरी इजीली। और अगर आपने स्किप करे पार्ट्स को, तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू गेट सो मच डिस्टर्ब, के क्योंकि कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली जो है ना ये वाला पार्ट पढ़ेगा, इज गोइंग टू यू नो वो शायद डर जाए, या ये वाला पार्ट पढ़ेगा तो वो डर जाएगा। लेकिन अगर फ्लो में पढ़ रहा होगा ना, वो फ्लो, क्वेश्चन का फ्लो में चल रहा होगा, वो कभी भी परेशान नहीं होगा, वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। तो ये ATP के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजों के हवाले से गाइड करना था मकसद आप लोग को, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो मैं यहीं स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, अभी